नमस्कार साथियों। आज के सेशन में हम लोग आईएसओ 9001 2015 के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। आईएसओ 9001 2015 के हिस्ट्री की बात करेंगे एंड इसके सारे क्लासेस की बात हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। क्लास नंबर 1 क्या होता है, जो स्कोप है उसके अंतर्गत क्या आता है। क्लास नंबर 2 नॉर्मेटिव रेफरेंसेस क्या होता है इसके आईएसओ 9001 2015 का। एंड क्लास नंबर 3 टर्म्स एंड डेफिनेशन की बात हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। क्लास नंबर 4 कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसके सब क्लॉजेज क्या क्या होते हैं। क्लास नंबर 5 लीडरशिप और उसके सब क्लॉजेज। क्लास नंबर 6 जो है प्लानिंग एंड उसके सब क्लॉजेज। क्लास नंबर 7 जो है सपोर्ट होता है, उसका सब क्लॉजेज की बात करेंगे हम लोग डिटेल में। क्लास नंबर 8 ऑपरेशन होता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। क्लास नंबर 9 जो होता है परफॉर्मेंस रेगुलेशन, उसकी भी बात हम लोग करने वाले हैं। क्लास नंबर 10 जो होता है हमारा इम्प्रूवमेंट होता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग डिटेल में एकदम बात करने वाले हैं। वन बाय वन इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आईएसओ 9001 2015 की क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसको डिटेल में एग्जांपल के साथ हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आईएसओ क्या होता है। आईएसओ होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो आईएसओ अगर आप इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो ISO होता है। तो मतलब पहले आई आता है जिसका मतलब है इंटरनेशनल, फिर आता है यस, उसके बाद जो है आपका आता है ओ। लेकिन हमने फुल फॉर्म में क्या लिखा है, IO फिर एस लिखा है, मतलब इंटरनेशनल फिर ऑर्गेनाइजेशन लिखा है, फिर उसके बाद फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है क्योंकि आईएसओ जो है डिराइव हुआ ग्रीक वर्ड आइसोस। तो आइसोस से बना है, जिसका मीनिंग क्या होता है, इक्वल होता है, इसलिए ऐसा लिखा हुआ इसका फुल फॉर्म। पहली बार आईएसओ जो फाउंड हुआ था 1947 में लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, और पहली बार लिखा गया 1987, मतलब 1987 में लिखा गया पहली बार। उसके बाद इसका 1994 वर्जन आया, 2000 आया, 2008 आया, 2015 आया। देखिए, आईएसओ 9001 क्या होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होता है। आईएसओ 9000 क्या होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का जो फंडामेंटल एंड वोकैबुलरी है उसकी बात करता है। देखिए, वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद लोगों को जो है रियलाइज़ हुआ, कंट्रीज़ को, कि हमें क्या है, एक कॉमन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पे बात करना चाहिए, काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वार सेकेंड में क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कोई एक आपकी बंदूक है, उस बंदूक में जो है दूसरे देश की जो गोलियाँ थी वो फिट नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि वो अलग स्टैंडर्ड पे बनी हुई, अलग नॉर्म से बने हुए थे। और जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग जो है ब्रिटिश स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग जो है यूएस स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग जर्मन कर रहे हैं। तो ऐसे जो है एक दूसरे का हेल्प नहीं हो पा रहा है, सब अलग अलग स्टैंडर्ड पे बने हुए थे। तो वहाँ से निकल के आया कि हम लोग कॉमन स्टैंडर्ड पे काम करते हैं। तो आईएसओ का उत्पत्ति वहीं से हुई, वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद से। अब हम हिस्ट्री की जैसे बात कर रहे थे कि मिलिट्री स्पेक पहले था, फिर नाटो स्पेक आया, फिर ब्रिटिश आया 5750, फिर उसके बाद आईएसओ 9001 आया, फिर आपका उसका रिवीजन आया 1987 के बाद 1994 आया, 2000 2008, अभी 2015 चल रहा है। अभी इसका नेक्स्ट जो एडिशन होगा 2026 में, जब आईएसओ 9001 रिवाइज होगा अगेन, तो उसकी बात हम लोग वहाँ पे जा करके डिटेल में करेंगे। देखिए, रिवीजन हिस्ट्री की बात करें, पहला जो रिवीजन था माइनर रिवीजन था 1987 से। जब पहला एडिशन आया तो 1994 में क्या हुआ, एक रिवीजन हुआ। फिर उसके बाद अगेन 1994 से 2000 रिवीजन हुआ, मेजर रिवीजन था। फिर अगेन जो है इसका तीसरा एक बार रिवीजन हुआ, जो माइनर रिवीजन था 2000 से 2008। अब 2008 से 2015 में अगेन मेजर रिवीजन्स हो गए। तो ये जो है आपका अभी कौन सा एडिशन चल रहा है। देखिए, सबसे पहले क्या था, 1987 था पहला एडिशन, फिर दूसरा 1994, तीसरा 2000, चौथा 2008, पांचवा जो है 2015 चल रहा है। ऐसे ही अगर हम इंट्रोडक्शन या एवोल्यूशन ऑफ आईएसओ 9001 की बात करें, जैसा हमने ग्राफ में अभी दिखा रखे हैं कि पहले क्या आता, मिलिट्री स्टैंडर्ड चल रहे थे पोस्ट वर्ल्ड वार, फिर उसके बाद क्या ब्रिटिश आया, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है टेक्निकल कमेटी जो है हमारा, उसका 176 का फॉर्मेशन हुआ 1982 में। फिर 1987 में पहली बार आईएसओ क्या हमारा एडिशन हुआ या पब्लिश हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ, 1987 में जैसे ही पब्लिश हुआ, बीआईएस ने उसको अडाप्ट किया, उसको अडाप्ट कर लिया, तो अब स्टैंडर्ड कैसा बन गया, आईएसओ 9001। अब उसके बाद जो एडिशन आया 1994 में, आईएसओ 9001 का सेकेंड एडिशन, ठीक है, उसमें क्या था, ऑलरेडी आईएसओ 9001 लिख के आ गया, स्टैंडर्ड में पब्लिश हो गया। उसके बाद फिर आईएसओ 9001 अगेन रिवीजन हुआ 2000, जो थर्ड एडिशन था। अब उसके बाद फोर्थ हुआ, अभी जो एडिशन चल रहा है वो फिफ्थ एडिशन चल रहा है। चलिए, अगर वोटिंग क्राइटेरिया की हम लोग बात करें, जितने भी हमारे वर्ल्ड में कंट्री हैं, ऑलमोस्ट 184 186 हैं,
उसमें से ज़्यादातर लोग जो है एक्टिव मेंबर हैं आईएसओ के, मतलब आईएसओ के जो है एक्टिव मेंबर हैं, वो वोटिंग क्राइटेरिया में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे इंडिया की तरफ से जो है बीआईएस करता है, वोटिंग क्राइटेरिया में पार्टिसिपेट करता है, कोई भी उसमें पार्टिसिपेट करना हुआ, कोई भी उसकी मीटिंग्स है आईएसओ की, तो उसमें तो ये क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई स्टैंडर्ड पब्लिश हुआ तो उसके लिए जो है ये पहले जो है जो एक्टिव मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, वोटिंग क्राइटेरिया अपना देते हैं। तो अगर वो वोटिंग क्राइटेरिया जो है 75% के ऊपर आता है तो स्टैंडर्ड के फेवर में आता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अगर ये स्टैंडर्ड जो वोटिंग क्राइटेरिया 75 टू 66 के बिटवीन में रहता है तो स्टैंडर्ड जो है पब्लिश नहीं होता, पब्लिश होता है, बट उसमें जो है टेक्निकल वर्ड जो है वो ऐड हो जाता है, मतलब टीएस वर्ड ऐड हो जाता है, जिसका मीनिंग क्या है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। अगर वोटिंग क्राइटेरिया आपके 66 टू 50 के बीच में रहती है तो पीएएस स्टैंडर्ड पब्लिश होता है, पीएएस वर्ड लग जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, पब्लिकली अवेलेबल स्पेसिफिकेशन। लेकिन अगर यही वोटिंग क्राइटेरिया 50 के नीचे हो जाए तो स्टैंडर्ड पब्लिश ही नहीं होता। तो ये है कि स्टैंडर्ड अगर 75 के ऊपर है पब्लिश होगा, 75 टू 66 भी है टीएस वर्ड लग जाएगा, पब्लिश होगा, और 66 टू 50 के बीच में पीएस वर्ड लग जाएगा और स्टैंडर्ड पब्लिश होगा, बट 50 के नीचे पब्लिश ही नहीं होगा। आईएसओ क्या है कि स्टैंडर्ड है, आईएटीएफ या आईएसओ क्या है वो स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि टीएस क्या है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है। तो वोटिंग क्राइटेरिया अगर 75 के ऊपर होगा तभी उसमें स्टैंडर्ड वर्ड लगेगा। आईएटीएफ क्या है, स्टैंडर्ड है, आईएसओ आईएटीएफ दोनों क्या है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट नहीं। नेक्स्ट हम लोग बात करें, अगर आईएटीएफ की बात करें तो आईएटीएफ क्या था, लाइन है आईएसओ 9001, मतलब आईएसओ 9001 रिवाइज होगा तो आईएटीएफ रिवाइज हो जाएगा। तो जिसकी बात हमने आईएटीएफ में ऑलरेडी कर रखा है। अगर हम सप्लाई करते हैं आईएटीएफ को, ऑटोमोटिव को और नॉन ऑटोमोटिव, तो हमें जो है दोनों स्टैंडर्ड लेना ज़रूरी है, सर्टिफिकेशन, मतलब आईएटीएफ का सर्टिफिकेशन आईएसओ 9001 का। लेकिन अगर हम प्योरली नॉन ऑटोमोटिव को सप्लाई करते हैं तो हमें आईएसओ 9001 का ही सर्टिफिकेशन ज़रूरत होती है। टीएस का मतलब, टीसी क्या होता है, टेक्निकल कमेटी होता है जो स्टैंडर्ड को लिखता है। टीसी 176 जो है आईएसओ 9001 को लिखा है, और ऐसे ही अलग आईएसओ 14001 45001 को अलग टेक्निकल कमेटी या प्रोजेक्ट कमेटी ने लिखा है। जैसे आईएसओ प्रोजेक्ट कमेटी 372 ने आईएसओ 45001 2018 को लिखा है। अब हम बात करते हैं बीआईएस और आईएसआई, क्या ये सेम है? बीआईएस क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, और आईएसआई क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। तो आईएसआई जो मार्क था वो क्या है, बीआईएस अभी प्रोवाइड करता है कन्फर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट के लिए कि ये इंडियन स्टैंडर्ड पे बना हुआ है। देखिए बीआईएस क्या है, ये क्वालिटी मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, रिस्पॉन्सिबल होता है क्वालिटी स्पेसिफिकेशन एज वेल इंश्योर करना कि क्वालिटी स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी जो है, जो आप बना रहे हैं चीज़ों को, उसका है कि नहीं इंडिविजुअल के लिए। और जो आईएसआई होता है वो होता है मतलब क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है सेट किया है गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने। अभी क्या किया, बीआईएस ने क्या किया, आईएसआई को अडॉप्ट कर लिया। तो मतलब अगर आप बीआईएस का सर्टिफिकेशन लेंगे तो आईएसआई मार्क उसमें आ जाएगा, जो बताता है कंफर्मेबिलिटी ऑफ गुड्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एनेक्सर एसएल। देखिए एनेक्स एसएल क्या होता है, गाइडलाइन होता है कैसे स्टैंडर्ड को लिखना है। और पहले क्या था, आईएसओ गाइड 83 चलता था पुराना, उसके बाद जो है लार्ज स्ट्रक्चर लार्ज आया एनएक्स एसएल करके, फिर अभी जो है यस हट गया, जो है एनएक्स एल बोलते हैं, एनएक्सएल लार्ज ओनली। इसमें क्या होता है, 10 क्लास स्ट्रक्चर होता है, कॉमन टर्म्स एंड डेफिनेशन होता है, कोर टेक्स्ट जो है इसमें कॉमन, मतलब अभी जो स्टैंडर्ड पब्लिश होंगे, जैसे आईएसओ 9000 14001 2015 में कोई रिवीजन आता है तो उसमें भी 10 क्लास होंगे, कॉमन टर्म्स एंड डेफिनेशन हो गए, कोर टेक्स्ट भी कॉमन हो, मतलब क्लासेस जो है नाम सेम रहेगा ऑलमोस्ट। जैसे इसमें पहला क्लास है स्कोप, उसमें भी पहला स्कोप रहेगा, इसमें दूसरा क्लास है मान लीजिए नॉर्मेटिव रेफरेंसेस, उसमें भी दूसरा नॉर्मेटिव रेफरेंस रहेगा। ऐसे ही सारी चीज़ें सेम रहेगी, टर्म्स एंड डेफिनेशन भी ऑलमोस्ट सेम रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डिफरेंसेस क्या है। सो 9001 जो पुराना एडिशन था 2008 वाला, अभी जो 2015 चल रहा है करेंट, उसमें क्या डिफरेंस है, पहले 8 क्लास थे अभी 10 क्लास है। पहले प्रोडक्ट वर्ड यूज़ करते थे, अभी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं। पहले एक्सक्लूजन था, अभी नॉट यूज वर्ड यूज़ करते हैं। पहले क्या था, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव बोलते थे, अभी ये वर्ड यूज़ नहीं होता है, बट सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी जो है असाइन होता है किसी एक पर्सन को, जो जैसे क्यूमस को लीड कर रहा है, जिसको हम क्यूमस कोऑर्डिनेटर बोलते हैं। अभी ऐसा नहीं होता, सिंगल पर्सन इसको हैंडल नहीं करता है, तो प्रोसेस ओनरशिप्स आ गए। नेक्स्ट बात करते हैं हम डॉक्यूमेंटेशन, क्वालिटी मैनुअल, डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर, रिकॉर्ड्स, इन सब के लिए कॉमन वर्ड आ गया डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन करके। पहले वर्ड यूज़ होता था वर्क इन्वायरमेंट, अभी इन्वायरमेंट फॉर दी ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसेस बात करते हैं। पहले वर्ड यूज़ होता था
मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग इक्विपमेंट, अभी वर्ड यूज होता है इक्विपमेंट की जगह रिसोर्सेज, मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेज। पहले एक वर्ड यूज होता था परचेज प्रोडक्ट, अभी उसकी जगह वर्ड यूज करते हैं स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स सर्विसेज। पहले वर्ड यूज होता है सप्लायर, अभी उसकी जगह वर्ड यूज़ करते हैं एक्सटर्नल प्रोवाइडर। तो वर्ड्स में काफ़ी चेंजेस हैं। ISO 9001 2015 में बहुत सारे चेंजेस आ गए, 2008 में ये चेंजेस नहीं थे। जैसे एनेक्सर ए की बात करें, क्लैरिफिकेशन ऑफ न्यू स्ट्रक्चर टर्मिनोलॉजी कॉन्सेप्ट, ये पहले नहीं थे। स्ट्रक्चर टर्मिनोलॉजी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पहले नहीं थे, अभी प्रोडक्ट जगह प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ नीड एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंटरेस्टेड पार्टी वर्ड ऐड हुआ है। रिस्क बेस्ड थिंकिंग ऐड हुआ है। अप्लीकेबिलिटी ऐड हुआ है। डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन ऐड हुआ है। और वर्ड जो है ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज ऐड हुआ है। कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडेड प्रोसेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वर्ड ऐड हुआ है। नेक्स्ट बी की बात करें, अदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ये जो डेवलप है ISO TC टेक्निकल कमेटी 176। देखिए पहले जो था एनेक्सर ए की बात करें, कंट्रोल प्लान, तो कंट्रोल प्लान क्या था, जो उसके फेजेस थे, जो एलिमेंट है कंट्रोल प्लान के, आज भी वही है। तो अभी जो रिवीजन आया है कंट्रोल प्लान का, वो मैनुअल में इसका है, तो मैनुअल सेपरेट हो गया APQP से। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बिब्लियोग्राफी। पहले भी बिब्लियोग्राफी था, अभी भी है। देखिए अगर हम बात करें 7 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल की, तो हमने ऑलरेडी इसका एक वीडियो डिटेल में बना रखा है, बट यहाँ पर भी हम लोग समराइज इसको बात कर लेते हैं। पहला होता है कस्टमर फोकस। कस्टमर फोकस होता है, देखिए कस्टमर फोकस मतलब कस्टमर का रेटिंग क्या है, कस्टमर का स्कोर कार्ड क्या है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको फुलफिल करना है, एक कस्टमर फोकस। लीडरशिप क्या है, लीडरशिप मतलब टॉप का मैनेजमेंट का कमिटमेंट हो गया, उसकी अकाउंटेबिलिटी हो गई। इंगेजमेंट ऑफ पीपल की बात करें, जो लोग हैं उनको कैसे आप इन्वॉल्व कर रहे हैं काम में, उनके वर्क में, कैसे आप इन्वेस्टर जो हैं, फ्रेशर्स जो हैं, उनको एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर रहे हैं डे टू डे, वो बात करता है इंगेजमेंट ऑफ पीपल की। जैसे बहुत सारी एक्टिविटी हो जाती है जो HR एक्टिविटीज़ के नाम से जानी जाती है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं, बहुत सारे जो है आपकी CSR एक्टिविटीज़ आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसेस अप्रोच। प्रोसेस अप्रोच क्या होता है कि प्रोसेस क्या होता है, जो सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटी होती है इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए, उसको हम बोलते क्या है, प्रोसेस। अब प्रोसेस में क्या होता है, जो प्रोसेस होता है छोटे छोटे स्मॉल प्रोसेस से मिलकर बड़ा प्रोसेस बनता है, और इसमें क्या होता है, इंटर रिलेटेड होते हैं और इंटरेक्टिंग होते हैं। अब क्या होता है कि जो भी एक्टिविटी हम करते हैं वो प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस, अगर हम चेन ऑफ प्रोसेसेस की बात करें कि एक प्रोसेस का इनपुट दूसरे के लिए एज ए जो एक प्रोसेस का आउटपुट है दूसरे के लिए एज ए इनपुट काम करता है, दूसरे का आउटपुट तीसरे के लिए एज ए इनपुट काम करता है, इसको बोलते हैं चेन ऑफ प्रोसेसेस, प्रोसेस अप्रोच बोलते हैं। इसका ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियो बना रखा है। इंप्रूवमेंट की बात करें, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, रिपेयर, रिवर्क और कंटेनमेंट एक्शंस या करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, मतलब जो भी डिसीजन आपको लेना है डेटा बेस्ड लेना है। जैसे OKNG का जजमेंट क्या होगा, डेटा के बेस पे होगा। क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड का जजमेंट डेटा बेस होगा। नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सातवां। देखिए रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है, मतलब जो सप्लायर है आपका कैसा रिलेशन है, कस्टमर के साथ कैसा रिलेशन है, दोनों के साथ आपका कैसा रिलेशन है, वो विन विन सिचुएशन की बात करते हैं। जैसे नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, इसको समराइज कैसे याद करें, इसको वर्ड होता है क्लिपर। C से कस्टमर फोकस, L से लीडरशिप, E से जो है आपका एंगेजमेंट ऑफ पीपल होगा, P से प्रोसेस अप्रोच होगा, I से इंप्रूवमेंट एंड अनदर E से क्या होता है, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, R से रिलेशनशिप मैनेजमेंट। देखिए अगर हम गोल की बात करें, क्यूमस स्टैंडर्ड जो है इसका गोल क्या है, इसका गोल होता है, पहला गोल होता है कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, दूसरा होता है एम्फेसाइजिंग डिफेक्ट प्रिवेंशन, मतलब डिफेक्ट प्रिवेंशन की बात करता है, रिडक्शन की नहीं बात करता है। प्रिवेंशन पे आप फोकस करो, रिडक्शन पे नहीं, प्रिवेंशन पे फोकस करो। नेक्स्ट इसका गोल होता है रिडक्शन ऑफ वेरिएशन एंड वेस्ट इन सप्लाई चेन। देखिए सप्लाई चेन की बात करें, ऐसा नहीं एक जगह आप जो है आपको जो है वेस्ट रिड्यूस करना है, जो वेरिएशन है हर जगह रिड्यूस करना है। इनकमिंग हो गया, इन प्रोसेस हो गया, अदर प्रोसेस हो गया, क्यू गेट्स हो गए, आपके जो है सब जगह जो है आपको कंट्रोल्स करना है, WIP हो गया, हर जगह कंट्रोल करना है। तो वेरिएशन, रिडक्शन ऑफ वेरिएशन मतलब आपको 6 सिग्मा की बात करता है, एंड वेस्ट इन सप्लाई चेन मतलब लीन मैन्युफैक्चरिंग की बात करता है। देखिए जो इम्प्रूवमेंट होता है, इम्प्रूवमेंट की बात किया, जैसे हमने कंटिन्यूअस, जो कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट होता है उसको बोलते हैं जिग जैग इम्प्रूवमेंट, मतलब इम्प्रूवमेंट किया, सस्टेन किया, अगेन इम्प्रूवमेंट किया, अगेन सस्टेन किया, तो इसको क्या बोलते हैं, रिकरिंग एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट मतलब अपने इंप्रूवमेंट टाइम के साथ करते जा रहे हैं। देखिए कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम आई, आपने इंप्रूवमेंट किया, सस्टेन किया, इंप्रूवमेंट किया, सस्टेन किया, तो अगर मान लीजिए आपने 80% इंप्रूवमेंट कर लिया, कोई भी अगर प्रॉब्लम आती, मिस हैपनिंग होती है, तो आप क्या होगा, 70% पे आ जाओगे, जीरो पे नहीं आओगे, बट इसमें जीरो भी हो सकते हो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट में।
तो कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट बेटर होता है। जैसे ही हम स्टैंडर्ड पढ़ने जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे वर्ड मिलेंगे, जिसमें सेल वर्ड लिखा रहता है उसको बोलते हैं मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, शुड होता है रिकमेंडेशन है, नोट होता है गाइडेंस क्लेरिफिकेशन होता है, सच एज क्या है वो गाइडेंस के लिए होता है। तो सेल मतलब मैनुअल की जो है क्या है ISO 9001 की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, तो आपको फुलफिल करना ही करना है। नेक्स्ट होता है शुड वर्ड जो होता है रिकमेंडेशन, अगर वो करते हो तो आपके लिए बेटर है। नेक्स्ट बात करते हैं फिलॉसफी ऑफ स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि व्हाट टू डू, क्या करना है वो स्टैंडर्ड बोलता है, एंड हाउ टू डू ये आपको डिफाइन करना है कि कैसे करना है। अगर ओवरव्यू की बात करें ISO 9000 2015 की, देखिए इसमें 10 क्लासेस होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बात किया। पहला होता है स्कोप, दूसरा होता है नॉर्मेटिव प्रेफरेंसेस, तीसरा होता है टर्म्स एंड डेफिनेशन, चौथा होता है कंटेक्स्ट ऑफ एग्रीमेंट, पांचवा होता है लीडरशिप, छठा होता है प्लानिंग, सातवां होता है सपोर्ट, आठवां होता है ऑपरेशन, नाइन्थ होता है परफॉर्मेंस, दसवां होता है इंप्रूवमेंट। देखिए अगर हम स्कोप की बात करें, ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ISO 9001 2015, ये क्या है, जनरिक है और ये अप्लीकेबल है सारे ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे कि अगर आप मान लीजिए स्वीट्स बनाते हैं तो आपके लिए भी अप्लीकेबल है। जैसे आप आपका कोई फ़ोन का सर्विस है, आप कोई जो है प्रोडक्ट बेचते हो तो वहाँ पे भी ISO 9001 ले सकते हो। मतलब साइज़ पे डिपेंड नहीं करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन का कितने साइज़ है, कितने लोग काम करते हैं, कैसा प्रोडक्ट आप बनाते हैं या कैसी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा जो है इसमें क्या करना है, आपको जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है, कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है वो आपको मीट करना है, जो उनके लीगल रिक्वायरमेंट या अदर रिक्वायरमेंट है, और आपका एम क्या होना चाहिए, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को इनहेंस करना। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 2 क्या है, नॉर्मेटिव रेफरेंसेस। तो ISO 9001 2015 का नॉर्मेटिव रेफरेंस क्या है, ISO 9000 2015, मतलब क्यूमस का जो फंडामेंटल वोकैबुलरी है इसके लिए एज ए नॉर्मेटिव रेफरेंस काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग टर्म्स एंड डेफिनेशन। देखिए अगर हम टर्म्स एंड डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है, इसमें बहुत सारे टर्म्स जो है जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिक्वायरमेंट गिवन है उसकी हम लोग बात करते हैं। देखिए ISO 9001 में, जैसे हमने अभी एक बार डिफरेंस में बात किया था ISO 9000 2008, ISO 9001 2015, तो उसमें एक था कंट्रोल प्लान। तो कंट्रोल प्लान इसमें यूज नहीं होता, बट IATF में कंट्रोल प्लान एज ए नॉर्मेटिव रेफरेंस काम करता है, बिब्लियोग्राफी एज ए नॉर्मेटिव रेफरेंस काम करता है, इन्फॉर्मेटिव के लिए रेफरेंस के काम करता है। एक होता है नॉर्मेटिव, दूसरा होता है इन्फॉर्मेटिव पार्ट, तो वो IATF के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ के लिए क्यों है, कंट्रोल प्लान और बिब्लियोग्राफी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको फोकस करना है कि जो ISO 9001 2015 में नए चीज़ें ऐड हुई उस पर फोकस करना है। देखिए अब टर्म्स एंड डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, पर्सन आर ग्रुप ऑफ पीपल डैट हैज़ इट्स ओन फंक्शन विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी एंड रिलेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या है उसकी डिफिनेशन यहाँ गिवन है। इंटरेस्टेड पार्टी क्या है, पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अफेक्टेड होता है या परसीव देमसेल्फ टू बी अफेक्टेड बाय ए डिसीजन और एक्टिविटी। कोई एक्टिविटी आप करते हैं तो उससे जो है क्या होता है, इंटरेस्टेड पार्टी अफेक्टेड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्टेड पार्टी बोलते हैं। जैसे सप्लायर हो गया, जैसे मान लिया आपने अपने कंपनी में क्या है मोबाइल फ़ोन को बैन कर दिया, तो उससे इंटरेस्टेड पार्टी उसकी क्या क्या आ जाएंगी, कौन कौन अफेक्टेड होगा, जैसे आपके शॉप फ्लोर वर्कर्स हो गए, स्टाफ्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, आपके सप्लायर हो गए, कस्टमर हो गए, ट्रांसपोर्टर हो गए, ये सारे लोग अफेक्टेड आ जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट क्या होता है, पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल होता है वो डायरेक्ट कंट्रोल द ऑर्गेनाइजेशन एट द हाईएस्ट लेवल, बहुत ऊंचे लेवल से कंट्रोल करता है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिसी। क्या होता है, आपको जो कि इंटेंशन एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज फॉर्मली स्पेसिफाइड बाय द टॉप मैनेजमेंट। अब उसके बाद हम लोग ऐसे बहुत सारे डेफिनेशन है, जैसे ऑब्जेक्टिव क्या है, रिजल्ट टू बी अचीव, रिस्क क्या है, इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड डिजायर्ड और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आर आउटकम्स। कंपिटेंट क्या होता है, जहाँ पे स्किल और नॉलेज दोनों आ जाए और रिजल्ट को अचीव करने के लिए, इसको हम लोग कंपिटेंस बोलते हैं। प्रोसेस क्या होता है, जैसे हमने बात किया सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एंड इंटरेक्टिव एक्टिविटी व्हिच ट्रांसफॉर्म इनपुट इनटू आउटपुट। नेक्स्ट बात करते हैं परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस क्या, मेजरेबल रिजल्ट है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे टर्म्स इसमें गिवन है। कन्फर्मिटी क्या होता है, फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट। नॉन कन्फर्मिटी क्या होता है, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट। करेक्टिव एक्शन क्या होता है, एक्शन टू एलिमिनेट द कॉजेज ऑफ नॉन कन्फर्मिटी एंड प्रिवेंट रिकरेंस। एंड कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट क्या होता है, रिकरिंग एक्टिविटी टू इनहेंस परफॉर्मेंस। ऐसे बहुत सारे एडिट होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग एक टर्म्स इंपॉर्टेंट है, एडिट क्या होता है, सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग ऑब्जेक्टिव एविडेंस एंड एवेल्युएटिंग इट, मतलब सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस नोन एज एडिट। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लास नंबर 4 की हम लोग बात करने वाले हैं डिटेल में। देखिए क्लास नंबर 4 क्या होता है, कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 4 सब क्लासेस होते हैं। पहला है
4.1 करके अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड इट कंटेक्स्ट, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। 4.2 क्या है, इंटरेस्टेड पार्टी है। 4.3 क्या है, स्कोप है। 4.4 क्या है, क्यूमस है, क्यूमस एंड इट्स प्रोसेसेस करके। तो इसके बाद हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपको डिटरमाइन करना है इंटरनल इशू और एक्सटर्नल इशूज़ क्या है अंडर स्टैंडिंग दी ऑर्गेनाइजेशन एंड इन कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट मतलब रेफरेंस। तो अब ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, इंटरनल इशूज़ क्या है, एक्सटर्नल इशूज़ क्या है, उसके बारे में लोग बात करेंगे। वहाँ पे हम लोग डिटरमाइन करेंगे और उसकी बात हम लोग करने वाले हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन और उसके कंटेक्स्ट की। अगर हम लोग बात करें, जो इंटरनल कंटेक्स्ट होता है वो क्या होता है, जैसे आपका वैल्यू हो गया, आपकी प्लांट की वैल्यू क्या है, कल्चर क्या है, वहाँ पे नॉलेज क्या है, आपको आपके लोगों को टीम की नॉलेज क्या है, परफॉर्मेंस कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का, ये बात हो गई। एक्सटर्नल कंटेक्स्ट की बात करें, जैसे लीगल रिक्वायरमेंट हो गया, टेक्निकल हो गया, कम्पिटिटिव मार्केट्स हो गया, मार्केट हो गया, कल्चरल कैसा है, सोशल क्या है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसा है कंपनी का, ये हम लोग बात करते हैं। इसमें एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई कंप्लेन आ रहा है कस्टमर से कि क्वांटिटी का वेरिएशन है। अब ये क्वांटिटी वेरिएशन अगर जो है ज़्यादा क्वांटिटी कस्टमर को मिल रही है, मतलब 100 पीस देने थे 150 पीस दे रहे हो, तो आपका इंटरनल जो है इसमें इशू आएगा। तो ये किससे रिलेटेड होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। अब कम जाएगा, कस्टमर को दिक्कत है, तो दोनों से रिलेटेड है क्वांटिटी वेरिएशन। तो इंटरनल एक्सटर्नल इशूज़ दोनों है। अब ये कैसा है, कैटेगरी कैसा है, टेक्नोलॉजिकल है। टेक्नोलॉजी का दिक्कत है कि आप इसको मैनुअल काउंट कर रहे हो कि मशीन से कर रहे हो, वेइंग मशीन से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कि ऑटो वेइंग है, कैसा है। अब उसमें क्या है, डेटा सोर्स आपका क्या होगा, कस्टमर कंप्लेन का रजिस्टर होगा, बार बार प्रॉब्लम आ रही है। ये अगर पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो आपके डेटा सोर्स पे बात करेगा, या आपने जो एक्टिविटी आप करते हैं कि कंट्रोल कैसा है आपका, कभी प्रॉब्लम आई कि नहीं आई। अगर कभी प्रॉब्लम नहीं है तो ये आपके लिए क्या है, पॉजिटिव है। इसको जो है कंप्लेन, जो कस्टमर कंप्लेन का मॉनिटरिंग रजिस्टर, उसमें आप मॉनिटरिंग करते हो, इसका वीकली रिव्यू करते हो, कौन करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए। ऐसे ही बहुत सारी इशूज़ निकल के आती हैं। अब जो इशूज़ जो है इंटरनल जो इशूज़ हैं, अगर वो पॉजिटिव होते हैं तो हमारा क्या होता है, वो हमारा स्ट्रेंथ होता है। अगर वो नेगेटिव होते हैं तो वो क्या होता है, हमारा वीकनेस होता है। ऐसे ही इशूज़ अगर एक्सटर्नल इशूज़ हैं, अगर वो हमारा पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव का इम्प्रूवमेंट होता है। और एक्सटर्नल मतलब सप्लायर कस्टमर से रिलेटेड या सर्टिफिकेशन बॉडीज़ वगैरह हो गए, इन सब से रिलेटेड। तो अगर वो इशू नेगेटिव होता है तो हमारे लिए क्या होता है, एज ए थ्रेट काम करता है। तो हमें क्या करना है, जो हमारे थ्रेट्स होते हैं, वीकनेस होते हैं, उन सब पे हमें रिस्क असेसमेंट करना होता है। जो हमारी अपॉर्चुनिटी होती है उसको अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट रजिस्टर में रखना होता है। और जो हमारी स्ट्रेंथ है वो तो हमारा इंटरनल है कि हम क्या अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। तो जो शॉर्ट एनालिसिस होता है इसमें यही जो है आपका इंटरनल एक्सटर्नल इशूज़ सारे जाके लिंक होते हैं। अब आप क्लास नंबर 2 की बात करें, देखिए ये सारे एग्जांपल्स हैं। क्लास नंबर 2 की बात करें, वो क्या है, अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंटरेस्टेड पार्टी। इंटरेस्टेड पार्टी हमने बात किया था, क्या होते हैं इंटरेस्टेड पार्टी की, मैनेजमेंट, बिजनेस पार्टनर, स्टाफ, वर्कर, यूनियन, डिस्ट्रीब्यूटर, चैनल पार्टनर्स हो गए, सर्विसेज हो गए, प्रोवाइडर हो गए, इंडिविजुअल हो गए, कॉन्ट्रैक्टर हो गए, या मान लीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, आपका स्टेटरी बॉडी हो गया, ऐसे बहुत सारे लोग हो गए, ट्रेनर हो गया, सर्टिफिकेशन बॉडीज हो गई, सारे आ गए। अब क्या होता है, इनकी नीड्स क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है। जैसे मान लीजिए कि जो आपके इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उनकी नीड्स कुछ है। जैसे आप मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट पे आप जाते हैं और वहाँ बार बार आप उनके जो है समोसे खाते हैं, बार बार समोसे खाते हैं, और बार बार वो उसके साथ में सॉस देता है, चटनी देती है। बार बार आप जाते हैं समोसा खाते हैं, जब भी आप जाते हैं आप समोसा ऑर्डर करते हो, चटनी देता है। तो ये क्या था आपका, समोसे के साथ चटनी क्या है, नीड्स है। तो जब भी आप समोसा खाते थे आपको चटनी ज़रूरत होती है, आप चटनी ले वो देता था, आप खाते थे। लेकिन एक समय आप गए रेस्टोरेंट पे, आपने समोसे ऑर्डर किया और आपको चटनी नहीं दिया, तो आपने उससे क्वेश्चन किया कि आपने क्यों नहीं दिया, तो उन्होंने बोला कि समोसे का ही पैसा आप देते हैं, चटनी का नहीं देते हैं, उसका लिए अलग से आपको चार्ज करना पड़ेगा, तभी हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे। देखिए, अब वो जो आपकी नीड्स एक्सपेक्टेशंस थी वो नीड में कन्वर्ट हो गई, कि पहले तो आप एक्सपेक्ट करते थे कि समोसे के साथ चटनी देगा, लेकिन अभी वो नहीं दिया, तो आपका क्या हुआ, एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे नीड में। ऐसे कस्टमर की बात करें, जैसे कस्टमर कभी कभी बोलता है कि मुझे आप बिन में प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो आप ऐसा करो, बिन उसको जो है प्रिवेंट करने के लिए पॉली बैग में कवर करके दे दो, पॉलीथीन में जो है आप सील करके फिर बिन में रखो। तो क्यों, क्योंकि बारिश का है, इसमें मॉइस्चर हो जाता है या भीग जाता है पार्ट आपका, ऐसा। तो बारिश तो 1-2 महीने 3 महीने के लिए रहेगी, 2-3 महीने के बाद जब आप जो है पॉलीथीन को हटा के बिन में पार्ट देते हैं, तो फिर से वो कंप्लेन डाल देता है। क्यों, क्योंकि अभी वो जो एक्सपेक्टेशन थी उसकी वो नीड में कन्वर्ट कर देगी कि अब आपको ये करना ही करना है। ऐसे ही है,
ऐसे हम लोग इसको जो है ऑब्जर्व करते हैं और इसमें से भी चीज़ें निकाल के जो हमारे स्वॉट में जाता है वो वहाँ पे एनालिसिस करते हैं, अगर वो हमारे पॉजिटिव है या निगेटिव। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ क्यूमस। स्कोप ऑफ क्यूमस की अगर बात करें तो स्कोप में अभी देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐड हो गई। सपोर्ट फंक्शन आ गया, साइट या रिमोट आ गया, डिज़ाइन सेंटर्स आ गया, और नेक्स्ट आ गया आपका कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स आ गए, डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर्स आ गए। ये सारी चीज़ें अभी ऐड हुई हैं। अगर इसमें हम लोग स्कोप में डिटेल में बात करें तो देखिए मतलब ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री क्या है, एप्लीकेबिलिटी क्या है क्यूमस से रिलेटेड। जैसे ये हम लोग इसकी बात करते हैं, इसमें इंटरनल एक्सटर्नल इशूज़ को कंसीडर करते हुए, इंटरेस्टेड पार्टीज़ को, प्रोडक्ट और सर्विसेज को कंसीडर करते हुए हमारी क्या बाउंड्रीज़ है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्यूमस एंड इट्स प्रोसेसेस। देखिए क्यूमस एंड इट्स प्रोसेसेस की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करता है, इस्टेब्लिश करता है, मेंटेन करता है, इम्प्लीमेंट करता है क्या क्यूमस, कंटिन्यूली इम्प्रूव करता है क्यूमस और उससे प्रोसेस से रिलेटेड। अब उनके इंस्ट्रक्शंस की बात करें अगर कि एक दूसरे से प्रोसेसेस का क्या इंस्ट्रक्शंस है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन को डिटरमाइन करना है प्रोसेस नीडेड फॉर क्यूमस एंड देयर एप्लीकेशन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। उसमें क्या होगा, डिटरमाइन करना है इनपुट रिक्वायर्ड क्या है, आउटपुट एक्सपेक्टेड क्या है उस प्रोसेस से, डिटरमाइन करना है सिक्वेंशियल और इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोसेसेस क्या है, डिटरमाइन करना है अप्लाई द क्राइटेरिया एंड मेथड क्या है। देखिए इसमें हमें क्या करना होता है, क्यूमस एंड इट्स प्रोसेसेस में हमें जो है जो हमारे मैनुअल हैं, प्रोसीजर्स हैं, टाइटल डायग्राम हैं, वो सारे इसमें आ जाते हैं क्यूमस एंड प्रोसेसेस में। नेक्स्ट हम लोग बात करें डिटरमाइन, इसमें करना होता है रिसोर्सेज क्या नीडेड है आपको उस प्रोसेस के लिए, आपको असाइन करना है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी क्या है उस प्रोसेस के लिए, एड्रेस करना है रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी क्या है, इवैल्यूएट करना है प्रोसेस, इंप्रूव करना है प्रोसेस को। नेक्स्ट है 4 करके टू दी एक्सटेंड नेसेसरी द ऑर्गेनाइजेशन को आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करना है डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन टू सपोर्ट द ऑपरेशन ऑफ इट्स प्रोसेसेस। एक रिटेन डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन जो है हैव कॉन्फिडेंट दैट द प्रोसेस आर बीइंग कैरीड आउट एंड प्लान। तो एक रिटेन डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको रखना है इसका। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्लास नंबर 5। क्लास नंबर 5 में क्या है, 3 सब क्लॉजेस हैं, मतलब 3 सब क्लॉजेस हैं क्लास नंबर 5वें में। देखिए 5वें में 3 सब क्लॉजेस हैं। पहला सब क्लॉज है लीडरशिप एंड कमिटमेंट, दूसरा है पॉलिसी, तीसरा है जो है ऑर्गेनाइजेशन रूल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लीडरशिप एंड कमिटमेंट। देखिए लीडरशिप किसका है, टॉप मैनेजमेंट। लीडरशिप मतलब टॉप मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं आप। टॉप मैनेजमेंट वो डिमॉन्स्ट्रेट करेगा लीडरशिप कमिटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के हिसाब से किसका क्या लीडरशिप है, क्या कमिटमेंट होना चाहिए, वो क्या कौन डिफाइन करेगा, लीडरशिप कमिटमेंट कौन डिफाइन करेगा, टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट डिमॉन्स्ट्रेट करेगा क्या, टेकिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ द क्यूमस, इंश्योर करेगा क्वालिटी पॉलिसी क्वालिटी ऑब्जेक्टिव जो है स्टेब्लिश है कि नहीं, और वो जो है कंपेटेबल है कि नहीं कंटेक्स्ट ऑफ द एंड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंश्योर करेगा इंटीग्रेशन ऑफ क्यूमस। जो क्यूमस हैं जैसे मान लीजिए ISO 9000 और ISO 1445, उसको कैसे इंटीग्रेशन करें, एक साथ कैसे एडिट हो जाए उनका, और रिस्क बेस्ड जो उनका जो प्रमोट करेगा प्रोसेस अप्रोच और रिस्क बेस्ड थिंकिंग को। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसमें इंश्योर करेगा रिसोर्सेज नीडेड क्या है क्यूमस के लिए, और उसको जो है इंश्योर करेगा क्यूमस अचीव हुआ कि नहीं, कम्युनिकेट करेगा इंपॉर्टेंट ऑफ इफेक्टिव ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, और इंगेज करेगा, डायरेक्ट करेगा, सपोर्ट करेगा पर्सन जो कंट्रीब्यूट करें इफेक्टिव ऑफ क्यूमस, प्रमोट करेगा इंप्रूवमेंट्स को। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, इसी में एक सब क्लास है 5.2 करके कस्टमर फोकस। टॉप मैनेजमेंट जो डिमॉन्स्ट्रेट करता है लीडरशिप कमिटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर फोकस। क्या कस्टमर का और अप्लीकेबल स्ट्रेटेजी रिक्वायरमेंट क्या है, वो आपको समझ में आ रहा है कि अंडरस्टूड है कि नहीं, उसको मीट कर रहे हो कि नहीं। रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी क्या है जो अफेक्ट कर रहा है प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस को, फोकस करता है इनहेंस कस्टमर का सेटिस्फेक्शन मेंटेन रहे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 5.2, एक क्या क्लॉज का नाम है पॉलिसी। देखिए इसी में एक सब क्लॉज है, सब रिक्वायरमेंट है स्टेबलाइजिंग द क्वालिटी पॉलिसी। स्टेबलाइजिंग के लिए आपको क्या करना है, टॉप मैनेजमेंट वो स्टेब्लिश करता है क्वालिटी पॉलिसी को, इम्प्लीमेंट करता है, मेंटेन करना है एक क्वालिटी पॉलिसी जो कि अप्रोप्रिएट है पर्पज ऑफ द कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड सपोर्ट करता है वहाँ पर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को। नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क बाई सेटिंग क्वालिटी ऑब्जेक्टिव। कमिटमेंट है सेटिस्फाई एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट, कमिटमेंट है कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट ऑफ क्यूमस। नेक्स्ट है 5.2 कम्युनिकेटिंग द क्वालिटी पॉलिसी। क्वालिटी पॉलिसी के लिए आप कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, क्वालिटी पॉलिसी सेल बी अवेलेबल एंड मेंटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, बी कम्युनिकेटेड अंडरस्टूड अप्लाइड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड बी अवेलेबल टू रेलिवेंट इंटरेस्टेड पार्टी एज अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट हम लोग बात करें
5.3 क्या है, ऑर्गेनाइजेशन रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। तो इसमें क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट जो है वो इंश्योर करना है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी, रेलिवेंट रोल्स क्या असाइन हुए, कम्युनिकेट क्या अंडरस्टूड है कि ऑर्गेनाइजेशन में सबको पता है कि नहीं। तो अगर हम बात करें टॉप मैनेजमेंट के, वो असाइन करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी किसके लिए, इंश्योर करने के लिए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम वो कंफर्म हो रहा है कि उसकी रिक्वायरमेंट जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है वो कि नहीं, इंश्योर करता है प्रोसेस जो डिलीवर कर रहे हैं वो इंटेंडेड आउटपुट उसका मिल रहा है कि नहीं, रिपोर्ट करना परफॉर्मेंस ऑफ क्यूमस का क्या, अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट क्या क्या है, और इंश्योर करता है, प्रमोट करता है कस्टमर फोकस थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, और इंश्योर करता है कि जो इंटीग्रेशन ऑफ क्यूमस है वो मेंटेन हो रहा है कि नहीं, चेंजेस अगर कुछ है क्यूमस में प्लान और इम्प्लीमेंटेड है कि नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं क्लास नंबर 6, वो क्या होता है, प्लानिंग होता है। उसमें भी 3 सब क्लॉजेस होते हैं। पहला होता है रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, दूसरा होता है क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लानिंग टू अचीव देम, तीसरा होता है प्लानिंग ऑफ चेंजेस। देखिए देखिए 6.1 में क्या है, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी है, उसकी बात हम लोग डिटेल में करते हैं। एक्शन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, इसमें एक सब रिक्वायरमेंट है 611 करके। जब भी हम प्लानिंग करते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की, तो ऑर्गेनाइजेशन को कंसीडर करना होता है कि क्या इशूज़ है और उससे रिलेटेड क्या रिस्क, मतलब जो भी इशूज़ हमने आइडेंटिफाइड किए थे, इंटरनल इशूज़ एक्सटर्नल इशूज़, वहाँ यहाँ पे उस इशूज़ का क्या करना है, हमें एड्रेस करना है। उसमें क्या इशूज़ हैं, क्या रिस्क है, उससे रिलेटेड क्या अपॉर्चुनिटी है, तो वो चीज़ें 4.1 4.2 यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे जो है हम कंसीडर करेंगे। और इसमें क्या होता है, एक गिव करता है एश्योरेंस की क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो क्या है, वो इंटेंडेड रिजल्ट उसका अचीव हो रहा है कि नहीं, इन्हेंस कर रहा है डिजायर इफेक्ट, प्रिवेंट करता है, रिड्यूस करता है अनडिजायर इफेक्ट, और अचीव करता है इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें 612 में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को प्लान करना है एक्शन टू एड्रेस दीज रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, मीन्स हाउ टू इंटीग्रेट इम्प्लीमेंट एक्शन एंड इट्स क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेसेस। नेक्स्ट करना है इवेल्युएट करना है इफेक्टिवनेस ऑफ दीज एक्शन, एंड नेक्स्ट जो है एक्शन टेकन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी शैल बी प्रोपोर्शनेट टू द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन कंफर्मिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। नेक्स्ट बात करते हैं 621 करके, इसमें ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करना क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, रिलेवेंट फंक्शन, लेवल, प्रोसेसेस नीडेड फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड ऑब्जेक्टिव्स, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव शैल बी कंसिस्टेंट विद क्वालिटी पॉलिसी, बी मेजरेबल, टेक इनटू अकाउंट एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट, बी रेलिवेंट हो और बी मोनिटर्स हो रहा हो, और जो भी आपकी क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो जो है कम्युनिकेट हो रहा, अपडेटेड हो रहा है जब अप्रोप्रिएट। इसके लिए हमें क्या करना है, मेंटेन करना है डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन ऑन क्वालिटी ऑब्जेक्टिव। एक बढ़िया से हमें डॉक्यूमेंट बना के रखना है कि ऑब्जेक्टिव का क्या टारगेट है और क्या अचीव कर रहे हैं, वो इसमें बात कर रहा है। और अगर कोई गैप है टारगेट वर्सेस एक्चुअल में, तो उसको कैसे अचीव किया जाए, उसका क्या एक्शन प्लान है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्लानिंग ऑफ चेंजेस। जब भी ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन करता है कोई नीड फॉर चेंजेस के लिए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, तो वो चेंजेस कैसे कैरियड आउट हो प्लान मैनेजमेंट में, उसके लिए क्या करना है ऑर्गेनाइजेशन को, पर्पज ऑफ चेंजेस एंड देयर पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इंटीग्रिटी ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, सिस्टम नेक्स्ट क्या है हमारा सिस्टम अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज क्या है, मतलब नेक्स्ट क्या है एलोकेशन एंड रिलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। देखिए क्या क्या कंसिडर करना है, पर्पस क्या है चेंजेस का, इंटीग्रिटी क्या है क्यूमस का, और अवेलेबिलिटी क्या है रिसोर्सेज की, एलोकेशन और रीएलोकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी की कैसे करना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लास नंबर 7। देखिए क्लास नंबर 7 क्या है, सपोर्ट है। सपोर्ट में क्या है, 5 सब क्लासेस है। पहला है रिसोर्स, दूसरा है कंपिटेंस, तीसरा है अवेयरनेस, चौथा है होता है कम्युनिकेशन, और पाँचवा होता है डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन। तो सातवें में जो है 5 सब क्लास है, इसके बाद हम लोग डिटेल में करेंगे। पहला है रिसोर्सेज। देखिए रिसोर्सेज क्या होता है, रिसोर्सेज की अगर बात करें, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको डिटरमाइन करना है, प्रोवाइड करना है रिसोर्सेज नीडेड फॉर स्टेब्लिश इम्प्लीमेंट मेंटेन एंड कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट ऑफ क्यूमस के लिए। तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को कंसिडर करना है कि क्या कैपेबिलिटी है, कंस्ट्रेंट क्या है, एग्जिस्टिंग इंटरनल रिसोर्सेज क्या है, क्या नीड है हमें एक्सटर्नल प्रोडक्ट से या बाहर से क्या ज़रूरत है। नेक्स्ट इसमें बात करें पीपल। पीपल क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को डिटरमाइन करना, प्रोवाइड करना पर्सन जो नेसेसरी है इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमंस के लिए, वो कौन से हैं और कैसे प्रोसेस को कंट्रोल करेंगे, उसके लिए आपको पीपल प्रोवाइड करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको डिटरमाइन करना, प्रोवाइड करना, मेंटेन करना इंफ्रास्ट्रक्चर क्या नेसेसरी है ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसेज, और उसको अचीव करने के लिए जिससे कि हमें कंफर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड हो। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, बिल्डिंग एंड एसोसिएट यूटिलिटीज़ क्या है, इक्विपमेंट इंक्लूडिंग हार्डवेयर
सॉफ्टवेयर क्या है, ट्रांसपोर्टेशन रिसोर्सेज क्या है, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं 714 इन्वायरमेंट फॉर द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसेस। उसकी बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन को डिटरमाइन करना, प्रोवाइड करना, मेंटेन करना एनवायरमेंट नेसेसरी फॉर ऑपरेशन ऑफ प्रोसेस एंड अचीव कंफर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसके लिए क्या है, सुटेबल इन्वायरमेंट जो है वो कम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड फिक्चर फैक्टर, जैसे कि सोशल कुछ रिक्वायरमेंट है, जैसे कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हो गया, काम हो गया, और अगर साइकोलॉजिकल बोल रहे हैं जैसे स्ट्रेस रिड्यूस हो गया, कुछ रिड्यूसिंग वाली कुछ एक्टिविटीज़ हो गई, बर्नआउट प्रिवेंशन हो गया। और नेक्स्ट बात करें अगर हम लोग इसमें फिजिकल में क्या होगा, टेम्परेचर, हीट, ह्यूमिडिटी कैसा है इन्वायरमेंट का, लाइट, एयर फ्लो, हाइजीन कैसा है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 715 मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेज। इसमें जनरल रिक्वायरमेंट 715 करके है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको डिटरमाइन करना, प्रोवाइड करना, नेसेसरी रिसोर्सेज क्या है, वैलिड क्या है, रिलेवेंट रिजल्ट्स क्या हैं, और जब भी मॉनिटरिंग या मेजरमेंट करें हम लोग वेरीफाई करें जो कंफर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, मतलब प्रोडक्ट जो हम लोग बना रहे हैं, जो सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं, उसको कैसे हम लोग मॉनिटर करें, मेजरमेंट कैसे करें। ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, इंश्योर करना है क्या रिसोर्सेज जो है प्रोवाइड कर रहे हैं आप सुटेबल हो उसके स्पेसिफिक टाइप ऑफ मॉनिटरिंग या मेजरमेंट के लिए, और वो मेंटेन हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट जो है आर्गुमेंटर को एक रिटेन करना अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन एज ए एविडेंस ऑफ फिटनेस फॉर पर्पज ऑफ मॉनिटरिंग मेजरमेंट रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज है आपके जो इक्विपमेंट है उसका एक फिटनेस सर्टिफिकेट आपको रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज 716 करके। देखिए ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज मतलब ऑर्गेनाइजेशन को डिटरमाइन करना है नॉलेज नेसेसरी फॉर ऑपरेशन क्या है, उसके प्रोसेसेस क्या है, और कैसे अचीव करें कंफर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। ये नॉलेज जो है मेंटेन करना है, मेड अवेलेबल करना है, एक्सटेंड नेसेसरी जब भी ज़रूरत हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, देखिए इसमें क्या है, नॉलेज की बात करें, इसके सोर्सेज की अगर बात करें तो इंटरनल सोर्सेज हो सकता है, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया, नॉलेज के फ्रॉम एक्सपीरियंस हो गया, लेसन लर्न हो गया, फेलियर्स हो गए, ये सारे हैं। इंप्रूवमेंट को रिजल्ट कर रहे हैं प्रोसेस प्रोडक्ट में। एक्सटर्नल सोर्सेज हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, एकेडमिया हो गया, कॉन्फ्रेंसेज हो गया, नॉलेज कस्टमर हो गया, एक्सटर्नल प्रोवाइडर हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लास नंबर 7-2। देखिए ये क्या होता है, कंपिटेंस। तो कंपिटेंट मतलब कि पर्सन जो काम कर रहे हैं उनको जो है स्किल और नॉलेज दोनों की ज़रूरत है। ठीक है, दोनों होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है, ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन नेसेसरी कंपिटेंस पर्सन के लिए जो काम कर रहे हैं अंडर कंट्रोल ऑफ दैट अफेक्ट कर रहे हैं परफॉर्मेंस और इफेक्टिवनेस ऑफ ह्यूमंस, उनका क्या नॉलेज है। दूसरा जो है इंश्योर करना कि जो पर्सन जो है कंपिटेंट है बेसिस ऑफ अप्रोप्रिएट एजुकेशन, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के बेस पे हैं, जब भी अप्लीकेबल हो हमें जो है उनको टेक करना है एक्शंस अकॉर्डिंग नेसेसरी कंपिटेंट, इवेल्युएट करना है इफेक्टिवनेस ऑफ एक्शन टेकन, डिटरमाइन सर्टेन अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन एज एविडेंस जो है कंपिटेंट जो है आपको प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अवेयरनेस। ऑर्गेनाइजेशन को इंश्योर करना है पर्सन जो काम कर रहे हैं अंडर ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल में वो अवेयर हों क्वालिटी पॉलिसी से, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव से रिलेवेंट, और उनका कंट्रीब्यूशन इफेक्टिव ऑफ ह्यूमस के। नेक्स्ट हम लोग बात करें अगर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होगा आपका, इंटरनल कम्युनिकेशन कैसा है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहता है कैसा है, मतलब कस्टमर के साथ कैसा है, सप्लायर के साथ करता है, और आपका इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में विद इन कैसा कम्युनिकेशन करता है उसकी बात करता है। ऑर्गेनाइजेशन को डिटरमाइन करना है इंटरनल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन रिलेवेंट टू ह्यूमस, कब क्या किस पे कम्युनिकेट करना है, कब कम्युनिकेट करना है, किससे कम्युनिकेट करना है, कैसे करना है, और कौन कम्युनिकेट कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 7.5 डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्लास क्या है, सब क्लास है 7.5 डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन। उसमें एक जनरल रिक्वायरमेंट है 7.1 में कि ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो क्या क्या इंक्लूड करता है। देखिए इसके लिए डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाई जो ये स्टैंडर्ड है ISO 9001:2015, मतलब दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस। तो इसके लिए क्या करना है आपको, द एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन फॉर क्यूमस सिस्टम डिफर हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि उसके साइज क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट क्या है, एक्टिविटी क्या है, सर्विसेज क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, प्रोसेस का, इंस्ट्रक्शंस का, कंपिटेंट लोग कैसे हैं। नेक्स्ट सब क्लास की बात करें 7.5.2 है क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग। जब भी आप क्रिएटिंग और अपडेटिंग डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, इंश्योर करना है आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन, टाइटल क्या है, डेट क्या है, अथर क्या है, रेफरेंस नंबर क्या है, फॉर्मेट क्या, लैंग्वेज कैसा है, और रिव्यू अप्रूवल फॉर सुटेबिलिटी एंड एडुकेसी। नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन में एक सब क्लास है 7.5.3 करके 1 डॉक्यूमेंटेड information required by quality management system and by this international standard shall be controlled to ensure, क्या इंश्योर करेगा कि अवेलेबल है कि नहीं, सुटेबल फॉर यूज है कि नहीं, जब भी और जब मतलब जहाँ भी ज़रूरत होती है और जब भी ज़रूरत होती है, और
एडिक्वेटली प्रोटेक्टेड है कि नहीं, मतलब लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोटेक्टेड है कि नहीं, प्रॉपर यूज़ तो नहीं हो रहा, लॉस ऑफ इंटीग्रिटी तो नहीं हो रहा, ऐसा कुछ। नेक्स्ट बात करते हैं क्लास का 7532 करके। 7532 क्या है? फॉर द कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन द ऑर्गेनाइजेशन सेल एड्रेस द फॉलोइंग एक्टिविटी। क्या एड्रेस करना है? डिस्ट्रीब्यूशन, उसका एसेस, रिटाइबल, यूज कैसे है, स्टोरेज कैसे कर रहे हैं, प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं, कंट्रोल ऑफ चेंजेस, वर्जन कंट्रोल करते हैं, रिटेंशन डिस्पोजन कैसे करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 7532 डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेशन जो है एक्सटर्नल ओरिजिन डिटरमाइंड बाय ऑर्गेनाइजेशन बी नेसेसरी फॉर प्लानिंग एंड ऑपरेशन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है एंड कंट्रोल करना है। डॉक्यूमेंट्री जो इन्फॉर्मेशन होता है रिटेन करना है एज एविडेंस ऑफ कन्फर्मिटी शैल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनइंटेंडेड अल्टरेशंस। नेक्स्ट बात करें हम लोग क्लास नंबर 8। देखिए क्लास नंबर 8 में क्या है? ऑपरेशन है। इसमें जो है सेवंथ जो है सब क्लासेस हैं। पहला है 8.1 जो है ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल। दूसरा है रिक्वायरमेंट फॉर दी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तीसरा होता है डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। चौथा होता है कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेस एंड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। नेक्स्ट है 8.5 प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन और 8.6 है रिलीज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। 8.7 है कंट्रोल ऑफ नॉन कन्फर्मिटी एंड नॉन कन्फर्मिंग आउटपुट। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लास नंबर 8.1 ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल। देखिए इसके लिए क्या करना है? इसके लिए हमें क्या करना है? ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्लान करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, कंट्रोल करेगा प्रोसेस को जो भी नीडेड है या रिक्वायरमेंट जो प्रोविजन है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का, और इम्प्लीमेंट करने के एक्शन जो भी डिटरमाइन आपने क्लास नंबर 6 में किया। बाय डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या है, स्टेबलाइजिंग क्राइटेरिया क्या है, प्रोसेस का एक्सेप्टेंस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का, डिटरमाइन करना है जो रिसोर्सेज एंड नीडेड टू अचीव कंफर्मिटी ऑफ द प्रोडक्ट के लिए क्या है, क्या सर्विस रिक्वायरमेंट है, और इम्प्लीमेंट करना कंट्रोल ऑफ प्रोसेस अकॉर्डेंस विद द क्राइटेरिया, डिटरमाइन करना डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन जब भी ज़रूरत हो। नेक्स्ट बात करते हैं कीपिंग का मतलब क्या है? इम्प्लाइज बोथ मेंटेनिंग एंड रिटेनिंग डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। मेंटेन रिटेन दोनों आ जाता है। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक इंश्योर करना आउटसोर्स प्रोसेस जो है कंट्रोल्ड है कि नहीं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लास नंबर 8.2 क्या है? रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसमें एक सब क्लास है 8.1 करके कस्टमर कम्युनिकेशन विद कस्टमर शैल इंक्लूड। क्या इंक्लूड है? प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, हैंडलिंग इंक्वायरी, कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर and including changes, obtaining customer feedback related to product and services including customer complaints, and handling and controlling customer property and stabilizing specific requirement for contingency actions when relevant। नेक्स्ट बात करते हैं 8.2 करके डिटरमाइनिंग दी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। क्या रिक्वायरमेंट है? हम लोग क्या डिटरमाइन करना है हमें? जब भी डिटरमाइन करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज की जो ऑफर कर रहा है कस्टमर या ऑर्गेनाइजेशन को, क्या करना है? इंश्योर करना है कि रिक्वायरमेंट क्या है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को डिफाइंड है कि नहीं। उसमें अगर हम लोग बात करें कोई अप्लीकेबल स्टेटरी रिक्वायरमेंट है जो कंसिडर हो रहा है नेसेसरी बाई ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन मीट कर रहा हो क्लेम्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। नेक्स्ट जो है सब क्लास की बात करें 8.2.3 रिव्यू ऑफ रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसमें एक सब क्लास है 8.2.3.1 करके ऑर्गेनाइजेशन शैल इंश्योर दैट इट हैज़ द एबिलिटी टू मीट द रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू बी ऑफर्ड टू कस्टमर। ऑर्गेनाइजेशन शैल कंडक्ट ए रिव्यू बिफोर कमिटिंग टू सप्लाई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। उसमें क्या करना है? रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई कस्टमर क्या है, डिलीवरी का पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटी क्या करते हैं आप लोग, रिक्वायरमेंट नॉट स्टेटेड बाई कस्टमर बट नेसेसरी है, और रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई ऑर्गेनाइजेशन स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या एप्लीकेबल टू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कॉन्ट्रैक्ट या ऑर्डर की क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें आ जाती है। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है? कॉन्ट्रैक्ट और ऑर्डर रिक्वायरमेंट के लिए जो प्रीवियसली डिफाइंड आपने किया है रिजॉल्व, उससे अलग क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं 8.2.4 चेंजेस टू रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। क्या चेंजेस है? देखिए ऑर्गेनाइजेशन को इंश्योर करना है कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन अमेंडमेंट क्या है, उसका जो है रिलेवेंट पर्सन कौन उसको अवेयर कर रहा है, चेंजेस क्या है उसमें, वो अवेयर है कि नहीं प्रोडक्ट और सर्विसेज के चेंज से। नेक्स्ट हम लोग क्लास की बात करें 8.3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसमें एक सब रिक्वायरमेंट है सब क्लासेज है 8.3.1 करके। जो जनरल रिक्वायरमेंट है उसमें क्या बात करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करना, इम्प्लीमेंट करना, मेंटेन करना एक डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस जो कि अप्रोप्रिएट हो, जो कि जो है प्रोविजन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को इंश्योर करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्लानिंग की 8.3.2। देखिए इसमें क्या करना है आपको? इन डिटरमाइनिंग द स्टेज ऑफ
कंट्रोल ऑफ डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के जो स्टेजेस हैं उनको कंट्रोल करें। ऑर्गेनाइजेशन को कंसीडर करना है कि नेचर क्या है, ड्यूरेशन क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी क्या है। दूसरा, रिक्वायर्ड प्रोसेस स्टेजेस क्या है एप्लीकेबल डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के रिव्यू के लिए। रिक्वायर्ड डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट वेरिफिकेशन वैलिडेशन एक्टिविटी क्या है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी क्या है इन्वॉल्व हो रहा है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस का। इंटरनल एक्सटर्नल रिसोर्सेज नीड क्या है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का, एंड नीड टू कंट्रोल इंटरफेसेस बिटवीन पर्सन इन्वॉल्व डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। नीड क्या है इन्वॉल्वमेंट ऑफ कस्टमर एंड यूजर इन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। और इसमें जो है आपका रिक्वायरमेंट क्या है सब्सिक्वेंट प्रोविजन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का। लेवल ऑफ कंट्रोल कैसा एक्सपेक्टेड करता है, डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन क्या नीडेड है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के लिए। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट क्लास की बात करें 833 करके है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इनपुट। देखिए डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के इनपुट की अगर बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन को जो डिटरमाइन करना है रिक्वायरमेंट एसेंशियल क्या है स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए, और ऑर्गेनाइजेशन को कंसिडर करना है फंक्शनल और परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट क्या है, इन्फॉर्मेशन डिराइव फ्रॉम प्रीवियस सिमिलर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी, स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या है, स्टैंडर्ड और कोड ऑफ प्रैक्टिस क्या है ऑर्गेनाइजेशन का कमिट कर रहा है जो। नेक्स्ट है पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है फेलियर का, जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट है सर्विसेज को अफेक्ट कर रहा है। ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को एक रिटेन करना है डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन एज ए डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इनपुट। नेक्स्ट बात करते हैं 834 डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कंट्रोल की बात करें तो आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन एक्टिविटी आर कंडक्टेड टू इंश्योर दैट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट आउटपुट बीट द इनपुट रिक्वायरमेंट। इसमें क्या करना है, वैलिडेशन एक्टिविटी करना है जो कि कंडक्ट करता है इंश्योर करता है रिजल्टिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज मीट कर रहा है कि नहीं रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफाइड एप्लीकेशन और इंटेंडेड यूज। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग any necessary actions are taken on problems determined during the review or verification and validation activity. Documented information of these activities written as a design and development review, verification and validation वो distinct process हो रहा है नहीं। वो देखिए दोनों जो है सेपरेटली कंडक्ट हो सकते हैं या कम्बिनेशन में भी हो सकते हैं। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट रिव्यू वेरिफिकेशन और वैलिडेशन एक साथ भी हो सकते हैं, कंबाइंड भी हो सकते हैं या अलग अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 835 डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट आउटपुट क्या है। देखिए आउटपुट की अगर बात करें हम इसमें जो इनपुट है उसकी रिक्वायरमेंट मीट कर रहा है कि नहीं, एडिक्वेसी ऑफ सब्सिक्वेंट प्रोसेसेस जो है प्रोविजन फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वो हो रहा है कि नहीं, मतलब पर्याप्त है कि नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं इंक्लूड या रेफरेंस कोई मॉनिटरिंग या मेजरिंग रिक्वायरमेंट्स है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं, स्पेसिफाई कैरेक्टरिस्टिक क्या है प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस की। नेक्स्ट बात करने हम लोग तो एक क्लास है 836 करके डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट चेंजेस। देखिए ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको आइडेंटिफाई करना, रिव्यू करना, कंट्रोल ऑफ चेंजेस क्या है ड्यूरिंग या सब्सिक्वेंट या डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द एक्सटेंड नेसेसरी टू इंश्योर दैट देयर इज नो एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द कंफर्मिटी टू द रिक्वायरमेंट। इसमें ऑर्गेनाइजेशन को रिटेन करना, डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन एंड डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट चेंजेस क्या है, रिजल्ट का रिव्यू क्या है, ऑथराइजेशन ऑफ द चेंजेस क्या है, एक्शन टेकन टू प्रिवेंट एडवर्स इम्पैक्ट क्या है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेसेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। देखिए इसमें जनरल रिक्वायरमेंट है 841 करके, तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, इंश्योर करना है एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेस जो है प्रोडक्ट सर्विसेज जो है वो कंफर्म करता है रिक्वायरमेंट का। ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, डिटरमाइन करना, कंट्रोल करना, अप्लाई टू एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेसेज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। कब, जब प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेज एक्सटर्नल प्रोवाइडर को इंटेंडेड हो इनकॉर्पोरेशन हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में ओन प्रोडक्ट और सर्विसेज में, प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है प्रोवाइड हो रहा है डायरेक्टली टू कस्टमर। नेक्स्ट क्या है, प्रोसेस और पार्ट ऑफ प्रोसेस इज प्रोवाइडेड बाय द एक्सटर्नल प्रोवाइडर एज ए रिजल्ट ऑफ ए डिसीजन बाय ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, एक डिटरमाइन करना, अप्लाई करना है क्राइटेरिया फॉर एवोल्यूशन क्या है, सिलेक्शन का क्या है, मॉनिटरिंग का क्या है, परफॉर्मेंस का, री एवोल्यूशन का क्या है, एक्सटर्नल प्रोवाइडर जो भी आपके सप्लायर हैं या एक्सटर्नल प्रोवाइडर हैं उनके कैसे आप सिलेक्शन करते हैं, कैसे उसको क्राइटेरिया क्या है एवोल्यूशन का, मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, परफॉर्मेंस कैसे उसका रिव्यू करते हैं, कैसे री एवोल्यूशन करते हैं उनको, उसकी एबिलिटी क्या है प्रोसेस को प्रोडक्ट को बनाने के लिए, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, सारी चीज़ें जो है हमें एक रिटेन डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 842 टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल। देखिए ऑर्गेनाइजेशन को जो है इंश्योर करना है कि एक्सटर्नल प्रोवाइडर जो प्रोसेस और प्रोडक्ट हैं वो उनका कोई एडवर्सरी इफेक्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन पे ना पड़े। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन को इंश्योर करता है कि एक्सटर्नल प्रोवाइडर जो प्रोसेसेस हैं रिमेन हो विद इन द कंट्रोल ऑफ इट्स क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, और क्या हो डिफाइन करे बोथ कंट्रोल दैट इंटेंडेड टू अप्लाई एन एक्सटर्नल प्रोवाइडर एंड दोज इज इंटेंडेड टू अप्लाई टू रिजल्टिंग आउटपुट टेक करना इनटू कंसिडरेशंस। नेक्स्ट है डिटरमाइन करना द वेरिफिकेशन एंड अदर एक्टिविटी नेसेसरी टू इंश्योर दैट द एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेस एंड सर्विसेज मीट कर रहा हो रिक्वायरमेंट का। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें
843 करके इन्फॉर्मेशन फॉर एक्सटर्नल प्रोवाइडर, क्या इन्फॉर्मेशन है? दी ऑर्गेनाइजेशन सेल इंश्योर करना है एडिक्वेसी ऑफ रिक्वायरमेंट क्या है पीरियड टू देयर कम्युनिकेशन टू एक्सटर्नल प्रोवाइडर, ऑर्गेनाइजेशन को कम्युनिकेट करना है एक्सटर्नल प्रोवाइडर का रिक्वायरमेंट क्या है प्रोसेस के लिए, प्रोडक्ट के लिए, सर्विसेज के लिए, या अप्रूवल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए, मेथड के लिए, प्रोसेस के लिए और इक्विपमेंट के लिए, और रिलीज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए। नेक्स्ट क्या है? कंपिटेंट इंक्लूडिंग एनी रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन, एक्सटर्नल प्रोवाइडर इंटरेक्शंस विद ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग ऑफ द एक्सटर्नल प्रोवाइडर परफॉर्मेंस कैसे कर रहे हैं, वेरिफिकेशन वैलिडेशन एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की कैसे हो रही, कस्टमर इंटेंडेड इसमें वो जो रिक्वायरमेंट है वो या सप्लायर को कैसे आप इंटीमेंस कर रहे हैं, कैसे उसको उससे ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट आ गया क्लास नंबर 8.5, उसमें क्या है? क्लास नंबर 8.5 में क्या है? प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन। देखिए 851 में क्या है? एक सब रिक्वायरमेंट है कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोविजन। देखिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है? इंप्लीमेंट करना है प्रोडक्शन सर्विस एंड सर्विस का जो प्रोविजन है वो कंट्रोल कंडीशन में। कंट्रोल कंडीशन में अगर आप बात करेंगे उसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाता है? अवेलेबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन है जो डिफाइन किया हो आपने, इसमें क्या आ जाता है? जैसे कैरेक्टरिस्टिक प्रोडक्ट की क्या है जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, रिजल्ट अचीव हो रहा है कि नहीं। दूसरा क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ एंड यूज ऑफ सुटेबल मॉनिटरिंग मेजरिंग रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं अपने इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग मेजरिंग एक्टिविटी हो रहा है अप्रोप्रिएट स्टेजेस पे हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट हो रहा है कि यूज फॉर सुटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वायरमेंट फॉर ऑपरेशन हो रहा है कि नहीं, अपॉइंटमेंट ऑफ कंपिटेंट पर्सनस हैं कि नहीं, वैलिडेशन एंड पीरियाडिक रिवैलिडेशन हो रहा है कि नहीं, एबिलिटी टू अचीव इंटेंडेड रिजल्ट जो है प्रोसेस का वो हो रहा है कि नहीं। और नेक्स्ट है कि इम्प्लीमेंट हो रहा है एक्शन टू प्रिवेंट ह्यूमन एरर, वो है कि नहीं, इम्प्लीमेंट है कि नहीं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिलीज डिलीवर एंड पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटी हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 852 आइडेंटिफिकेशन एंड टेस्टेबिलिटी। तो इसके लिए क्या है? ऑर्गेनाइजेशन सेल यूज सुटेबल मीन्स टू आइडेंटिफाई आउटपुट व्हेन इट इज नेसेसरी टू इंश्योर दैट कंफर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है स्टेटस ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू मॉनिटरिंग मेजरमेंट रिक्वायरमेंट थ्रू आउट द प्रोडक्शन सर्विसेज एंड प्रोविजन। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करना है यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ आउटपुट जब भी वो टेस्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट हो। इसके लिए एक डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन रिटेन करना है हमें। नेक्स्ट बात करते हैं 853 प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू कस्टमर और एक्सटर्नल प्रोवाइडर। देखिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या है करना है? जब भी कोई भी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू कस्टमर या एक्सटर्नल प्रोवाइडर है तो उसको जो है आपको केयर करना है। प्रॉपर्टी जो कस्टमर या एक्सटर्नल प्रोवाइडर से बिलोंग करता है उसको ऑर्गेनाइजेशन को जो है कंट्रोल करना है या बीइंग यूज बाय द ऑर्गेनाइजेशन, या ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करना, उसका वेरीफाई करना, प्रोटेक्ट करना है, सेफ गार्ड उसमें प्रोवाइड करना है कस्टमर और एक्सटर्नल प्रोवाइडर प्रॉपर्टीज़ के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं जब भी प्रॉपर्टी ऑफ कस्टमर या एक्सटर्नल प्रोवाइडर का लॉस होता है, डैमेज होता है, अदरवाइज फाउंड अनसुटेबल टू यूज, तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है? एक रिपोर्ट करना है कस्टमर को, एक्सटर्नल प्रोवाइडर को, और रिटेन करना है डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन जब भी ज़रूरत हो। जैसे देखिए कस्टमर या एक्सटर्नल प्रोवाइडर की प्रॉपर्टी की अगर बात करें एग्जांपल के तौर पे, क्या हो सकता है? मटेरियल हो सकता है, कंपोनेंट हो सकता है, टूल हो सकता है, इक्विपमेंट हो सकता है, या प्रीमिसेस हो सकता है, इंटेलेक्चुअल कोई प्रॉपर्टी हो, पर्सनल कुछ डाटा हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 854 प्रिजर्वेशन। देखिए ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को क्या करना है? प्रिजर्व करना है आउटपुट ड्यूरिंग दी प्रोडक्शन सर्विसेज। तो उसके लिए क्या करना है आपको? कंफर्मिटी जिससे जो है मेंटेन हो, उसके लिए आपको क्या करना है? प्रिजर्वेशन कैन इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन हैंडलिंग, जो आपने मटेरियल बना लिया, जो आपका प्रोसेस है उसमें जो है कैसे उसको आइडेंटिफाई करें, कैसे मटेरियल को हैंडल करें, कंटामिनेशन कंट्रोल कैसे करें कि कोई कंटामिनेशन ना हो, पैकेजिंग कंट्रोल कैसे करें, स्टोरेज प्रॉपर कैसे हो, ट्रांसमिशन ट्रांसपोर्टेशन और उसको प्रोटेक्शन कैसे करें। नेक्स्ट बात करें 855 पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटी। देखिए डिलीवरी हो गया, उसके बाद एक्टिविटी क्या करना है? ऑर्गेनाइजेशन को जो है मीट करना है रिक्वायरमेंट ऑफ पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटी, उसमें एसोसिएटेड विद प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। उसके लिए आपको क्या करना है? इन डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटी दैट रिक्वायर द ऑर्गेनाइजेशन सेल कंसीडर। क्या कंसीडर करना है? स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या है, पोटेंशियल अनडिजायर कंसिक्वेंसेस क्या है एसोसिएटेड विद प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, और नेचर यूज इंटेंडेड लाइफ टाइम ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या है, कस्टमर रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर का फीडबैक क्या है। पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटी की बात करें तो जैसे वारंटी आ गया, वारंटी का प्रोविजन आ गया, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस आ गया, मेंटेनेंस सर्विसेज आ गया, सप्लीमेंट सर्विसेज आ गया, रिसाइकलिंग या डिस्पोजल आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल ऑफ चेंजेस 856। अगर कंट्रोल ऑफ चेंजेस की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन को जो है क्या करना है? रिव्यू करना है कंट्रोल ऑफ चेंजेस फॉर प्रोडक्शन सर्विस प्रोविजन, जिससे जो है नेसेसरी जो कंफर्मिटी है वो कंटिन्यूइंग बनता रहे,
मतलब कन्फर्मिटी होती रहे। उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को रिटेन करना, डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन डिस्क्राइब करना, रिजल्ट ऑफ रिव्यू ऑफ चेंजेस, पर्सन अथराइजिंग चेंजेस, और कोई नेसेसरी मान लीजिए कोई रिव्यू है तो वो भी जो है हमें करना है। नेक्स्ट बात करते हैं रिलीज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसके लिए क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्लीमेंट करना है, प्लान अरेंजमेंट करना है एट अप्रोप्रिएट स्टेजेस, वेरीफाई प्रोडक्ट और सर्विसेज रिक्वायरमेंट मीट हो रहा है कि नहीं, रिलीज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अब कस्टमर जो है प्रोसीड हो रहा है कि नहीं, प्लान जो अरेंजमेंट है वो फैक्टरली जो कंप्लीटेड हो रहा है कि नहीं, अनलेस अदरवाइज जो है जो भी अप्रूव्ड रिलेवेंट अथॉरिटी एंड अप्लीकेबल है बाई कस्टमर वो हो रहा है कि नहीं। ऑर्गेनाइजेशन को इसके लिए डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन भी मेंटेन करना है प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए। देखिए अगर हम बात करें डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन, वो इंक्लूडेड क्या है, एविडेंस ऑफ कंफर्मिटी क्या है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, और ट्रेसेबिलिटी ऑफ पर्सन क्या है, जो अथराइजिंग रिलीज है उसके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कंट्रोल ऑफ नॉन कन्फर्मिंग आउटपुट। देखिए उसके लिए क्या है, सब क्लास है 871 करके। ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, इंश्योर करना है कि आउटपुट जो आप बना रहे हैं, जो आउटपुट है वो जो है कंफर्म कर रहा है कि नहीं रिक्वायरमेंट का, वो उसको आइडेंटिफाइड है कि नहीं, कंट्रोल मैनर में वो रखा है कि नहीं। ठीक है, कि वो ऐसा तो ना हो बिना मतलब आइडेंटिफिकेशन के पड़ा और डिलीवरी में यूज हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन को एक अप्रोप्रिएट एक्शन बेस्ड जो है नेचर ऑफ नॉन कन्फर्मिटी और उसका इफेक्ट क्या होगा कन्फर्मिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे, तो उसको जो है आइडेंटिफाई करना है और अप्लाई करना है। नॉन कन्फर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डिटेक्ट हो डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग और आफ्टर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। देखिए कि नॉन कन्फर्मिटी को कैसे कंट्रोल करना है, इन हाउस में कैसे कंट्रोल करना है, कस्टमर इन पे कैसे कंट्रोल करना है, सप्लायर से कुछ है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसको ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, डील विद द नॉन कन्फर्मिंग आउटपुट इज वन और मोर फॉलोइंग पेज। करेक्शन कैसे करना है, उसमें क्या करेक्शन लेना है, सेग्रीगेशन, कंटेनमेंट, रिटर्न, सस्पेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ प्रोडक्ट, इन्फॉर्मिंग कस्टमर करना है, ऑब्टेनिंग करना है ऑथराइजेशन फॉर एक्सेप्टेंस अंडर द कंसेशन वेबर वगैरह आता है, जो हम लोग बोलते हैं डेविएशन साइन ऑफ करना, वो सब चीज़ें इसमें आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग परफॉर्मेंस एवोल्यूशन। देखिए परफॉर्मेंस एवोल्यूशन की बात करें, इसमें 9th क्लास है। 9th क्लास में क्या है, 3 सब क्लासेज हैं। 9.1 करके है मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, एनालिसिस एंड एवोल्यूशन। देखिए इसमें क्या आ जाता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन वगैरह आ जाएगा, एनालिसिस एंड एवोल्यूशन आ जाएगा। 9.2 में क्या है, इंटरनल ऑडिट आ जाता है, और 9.3 में क्या है, मैनेजमेंट रिव्यू। मैनेजमेंट रिव्यू इनपुट्स आ जाते हैं, इसमें आउटपुट आ जाता है, वो सारी चीज़ें आ जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डिटेल में 9.1 करके मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, एनालिसिस एंड एवोल्यूशन। देखिए इसमें एक जनरल रिक्वायरमेंट है 9.1 का। उसमें ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, डिटरमाइन करना है क्या नीड है मॉनिटरिंग मेजरमेंट के लिए, और मेथड क्या है मॉनिटरिंग मेजरमेंट एनालिसिस का। मतलब जो आपकी क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आपके टारगेट्स हैं, उसको कैसे आप मॉनिटर कर रहे हैं, कैसे उसको मेजर कर रहे हैं, और जब भी मॉनिटरिंग मेजरमेंट हो रहा है कि नहीं, परफॉर्म हो रहा है कि नहीं, और रिजल्ट्स जो है मॉनिटरिंग मेजरमेंट का वो जो है एनालाइज हो रहा है, एवेल्यूएट हो रहा है कि नहीं, और ऑर्गेनाइजेशन को जो है जो इसका एवेल्यूएशन है या परफॉर्मेंस ऑफ इफेक्टिवनेस क्यूमस का है, उसके लिए एक रिटेन डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन जो है मेंटेन करना है, रिटेन डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन रखना है जो अप्रोप्रिएट हो। नेक्स्ट बात करते हैं 9.12 कस्टमर सेटिस्फैक्शन। देखिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन की अगर बात करें, ऑर्गेनाइजेशन को मॉनिटर करना है कस्टमर के परसेप्शंस क्या है, मतलब उसकी रेटिंग्स क्या है, उसके स्कोर कार्ड क्या है, जिससे कि जो है जो हमारी नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस है वो फुलफिल हो, और उनकी जो नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस हो वो फुलफिल हो, और ऑर्गेनाइजेशन जो है डिटरमाइन करना है मेथड कैसे जो है उसको ऑब्टेन करें, उनका कस्टमर सेटिस्फैक्शन मॉनिटर करें, रिव्यू करें। इसके लिए जैसे एग्जांपल ऑफ मॉनिटरिंग कस्टमर परसेप्शन हो सकता है, कस्टमर का सर्वे हो, फीडबैक फॉर्म हो गया, कस्टमर के रेटिंग्स हो गए, कस्टमर मार्केट शेयर एनालिसिस हो गया, कम्प्लीमेंट्स हो गया, वारंटी क्लेम्स हो गए, एंड डीलर रिपोर्ट्स हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं 9.13 करके एनालिसिस एंड एवोल्यूशन। देखिए 9.13 में क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन जो है एनालाइज करना है, एवेल्यूएट करा अप्रोप्रिएट डाटा इन्फॉर्मेशन जो है मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट से राइज हो रहा है। रिजल्ट ऑफ एनालिसिस क्या है, इवेल्यूएट करने के लिए कंफर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, डिग्री ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एंड परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, देखिए इसी में क्या है, performance and effectiveness of quality management system, and if plan have been implemented effectively, the effectiveness and action taken to address risk and opportunity, performance of external provider, ये सारी चीज़ें आ जा रही हैं नीड्स फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमस। नेक्स्ट हम लोग बात करें देखिए नेक्स्ट क्लास है 9.2 करके इंटरनल ऑडिट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसमें एक सब रिक्वायरमेंट गिवन है 9.2.1 करके। ऑर्गेनाइजेशन जो है जब भी
इंटरनल ऑडिट जो है कंडक्ट करना चाहिए एक प्लान इंटरवल पे, जैसे वो एनुअली हो सकता है या वंस इन 6 मंथ या क्वार्टरली हो सकता है। तो कम से कम जो है साल भर में एक बार करना चाहिए। उसके लिए आपको क्या क्यों करना चाहिए, कंफर्म करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिक्वायरमेंट है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से, और रिक्वायरमेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो ISO 9000 2015 है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। और दूसरा जो है इसमें क्या इफेक्टिवली जो इम्प्लीमेंटेड है कि नहीं, मतलब क्यूमस जो है इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड और मेंटेन हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें। इसमें एक सब क्लास है 922 करके, तो उसके लिए क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन को प्लान करना, इस्टेब्लिश करना और इम्प्लीमेंट करना, मेंटेन करना, ऑडिट का प्रोग्राम, ऑडिट की फ्रिक्वेंसी, मेथड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लानिंग को कैसे होगा, रिपोर्ट कैसे होगा और उसका कंसिडरेशन क्या है, प्रोसेस कंसर्न कौन कौन से हैं, ऑडिटी कौन है, ऑडिटर्स कौन है, प्रीवियस ऑडिट का रिजल्ट क्या है, और ऑडिट के क्राइटेरिया डिफाइन करना, स्कोप क्या है ऑडिट का, सेलेक्ट करना, ऑडिटर को कंडक्ट कराना ऑडिट, और इंश्योर करना जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मीट कर रहा है कि नहीं, और इंश्योर करना है कि रिजल्ट ऑफ जो ऑडिट्स है वो रिपोर्ट हो रहा है कि मैनेजमेंट को कि नहीं, और अप्रोप्रिएट जो एक्शन करेक्शंस हैं, करेक्टिव एक्शंस हैं वो बिना डिले जो किए हुए इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, रिटेन करना है डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन जो ऑडिट प्रोग्राम है, ऑडिट का रिजल्ट्स है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लास नंबर 9.3 मैनेजमेंट रिव्यू। इसमें एक सब रिक्वायरमेंट है जो कि 931 करके जनरल रिक्वायरमेंट है। जो टॉप मैनेजमेंट है इसको रिव्यू करना है ऑर्गेनाइजेशन का क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्लान इंटरवल पे। उसके लिए क्या करना है, कंटिन्यूइंग टू इंश्योर करने के लिए कि कंटिन्यूइंग सुटेबिलिटी क्या है, एडिक्वेसी, इफेक्टिवनेस ऑफ एंड अलाइनमेंट ऑफ दी विथ द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन से अलाइनमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन को रिव्यू करना है, जो कि क्या आता है मैनेजमेंट रिव्यू बोलते हैं। उसके लिए इनपुट की अगर बात करें जो 932 में गिवन है, उसमें क्या है, मैनेजमेंट जो रिव्यू करेगा वो प्लान्ड और एक कैरिड आउट करना है। उसमें क्या क्या चीज़ें कंसीडर करना है, मतलब एक प्लान इंटरवल पे करना है। उसमें क्या क्या चीज़ें कंसीडर होगी, स्टेटस ऑफ एक्शन प्रीवियस मैनेजमेंट रिव्यू का क्या है, चेंजेस कुछ है इंटरनल एक्सटर्नल इशूज़ में तो वो क्यूमस से रिलेटेड वो उसकी बात करेंगे। इन्फॉर्मेशन कोई परफॉर्मेंस इफेक्टिवनेस ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का कुछ है, जैसे कि कुछ ट्रेंड की बात करें अगर हम, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो गया, फीडबैक फ्रॉम रिलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज हो गया, एक्सटेंड टू विच क्वालिटी ऑब्जेक्टिव मीट हो रहा है कि नहीं, प्रोसेस परफॉर्मेंस हो गया, नॉन कन्फर्मिटी हो गया, करेक्टिव एक्शन हो गया, मॉनिटरिंग मेजरमेंट रिजल्ट हो गया, ऑडिट का रिजल्ट हो गया, परफॉर्मेंस एंड एक्सटर्नल प्रोवाइडर का, सप्लायर का क्या है, सप्लायर की रेटिंग क्या है, उसे क्या कापा दिया है, वो सारी चीज़ें आगे, उसका PPM कितना है, एडिक्वेसी ऑफ रिसोर्सेज क्या है, क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत है क्यूमस के लिए, मैन पावर की क्या ज़रूरत है, सिस्टम में क्या ज़रूरत है, इफेक्टिवनेस ऑफ द एक्शन टेकन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, उसकी आ गया, अपॉर्चुनिटी फॉर इंप्रूवमेंट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। देखिए नेक्स्ट क्लास है 933 करके, मैनेजमेंट रिव्यू का आउटपुट क्या है। आउटपुट मैनेजमेंट रिव्यू का क्या होता है, उसमें जो डिसीजन और एक्शन रिलेटेड टू है, अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट हो गया, कुछ ज़रूरत है क्यूमस से रिलेटेड, कोई रिसोर्सेज की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। MOM आ जाता है मैनेजमेंट रिव्यू का, और उसमें क्या हम लोग रोड मैप बनाते हैं, कैसे उसको अचीव करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन को इसके लिए एक रिटेन करना डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन रहती है, रिव्यू एविडेंस ऑफ द मैनेजमेंट रिव्यू। जो मैनेजमेंट रिव्यू है उसका डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन, मतलब एक उसका PPT हो गया, उसका MOM हो गया, एक्शन प्लान हो गया, सारी चीज़ें रखना है। नेक्स्ट क्लास की बात करें, क्लास नंबर 10 है। देखिए इसमें 3 सब क्लासेज है। पहला है जनरल रिक्वायरमेंट है इंप्रूवमेंट का, दूसरा है 10.2 करके नॉन कन्फर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शन कैसे लेंगे, क्या क्या होता है, तीसरा होता है कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इंप्रूवमेंट में, एक जनरल रिक्वायरमेंट गिवन है 10.1 में, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको डिटरमाइन करना, सेलेक्ट करना, अपॉर्चुनिटी फॉर इंप्रूवमेंट क्या है, इंप्लीमेंट करना कोई भी नेसेसरी एक्शन है जिससे कस्टमर की रिक्वायरमेंट मीट हो और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इन्हेंस हो। दूसरा क्या करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, इंप्रूव करना है प्रोडक्ट और सर्विसेज को जिससे मीट करे, एज वेल एज जो है एड्रेस करे फ्यूचर नीड्स क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है, और करेक्टिंग करना, प्रिवेंटिंग करना, रिड्यूस करना, डिजायरेबल इफेक्ट क्या है, इंप्रूव करना परफॉर्मेंस इफेक्टिवनेस ऑफ ह्यूमंस का। अगर हम बात करें एग्जांपल ऑफ इंप्रूवमेंट का, करेक्शन आ गया, करेक्टिव एक्शन आ गया, कंटिन्यू इंप्रूवमेंट आ गया, ब्रेक थ्रो चेंजेस आ गया, इनोवेशन और रीऑर्गेनाइजेशन आ गया। नेक्स्ट क्लास की बात करें, क्लास नंबर 10.2 नॉन कन्फर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शंस। देखिए इसमें क्या एक सब रिक्वायरमेंट है 10.2.1 करके, जब भी जो है नॉन कन्फर्मिटी अगर अकर होती है तो क्या करना है हमें, कोई मान लीजिए कंप्लेंट्स आता है तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, रिएक्ट करना है उस नॉन कन्फर्मिटी पे, उस कंप्लेंट्स पे, जब जब भी एप्लीकेबल हो उसके लिए क्या करना है, आपको एक्शन लेना है, कंट्रोल करने या करेक्ट करने के लिए डील्स करना है कॉन्सिक्वेंसेस से। दूसरा क्या है, इवोल्यूट करना है कि नीड फॉर एक्शन क्या होगा एलिमिनेट करने के लिए उस कॉज को, नॉन कन्फर्मिटी को, जिससे कि दोबारा अकर या रिकर ना हो। दूसरा इसमें क्या कर सकते हैं आप, रिव्यू कर सकते हैं, एनालिसिस करते हैं नॉन कन्फर्मिटी, डिटरमाइन कर सकते हैं कॉजेस क्या है नॉन कन्फर्मिटी का, उसमें जो है सिमिलर नॉन कन्फर्मिटी एग्जिट हो रहा है तो उसको कैसे जो है या पोटेंशियली अकर हो रहा है तो उसके लिए क्या एक्शन लें।
अब तीसरा इसमें आया इम्प्लीमेंट एनी एक्शन नीडेड। कोई अगर एक्शन आपने ज़रूरत है तो उसको इम्प्लीमेंट करना, रिव्यू करना इफेक्टिवनेस जो आपने करेक्टिव एक्शन लिया है, और अपडेट करना रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। जो आप एक्शन ले रहे थे उसमें क्या क्या रिस्क थी, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे लिए, जो कि हमारे लिए अच्छा है। और कोई चेंजेस अगर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में करना है तो वो हम करेंगे, या प्रोसेस में करना है तो करेंगे। अब जो करेक्टिव एक्शन आपने लिया है वो करेक्टिव एक्शन जो है आपको अप्रोप्रिएट हो इफेक्ट ऑफ नॉन कंफर्मिटी इनकाउंटर के लिए, और उसके लिए एक डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन हमें मेंटेन करना है। नेक्स्ट बात करते हैं 10.22 करके, ऑर्गेनाइजेशन को रिटेन करना डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन, एविडेंस ऑफ नेचर ऑफ नॉन कंफर्मिटी क्या है, सब्सिक्वेंट जो एक्शन टेकन लिया है, और रिजल्ट्स ऑफ करेक्टिव एक्शंस का। नेक्स्ट बात करते हैं एक सब क्लास है 10.3 करके, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। देखिए कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट जैसे हमने डिटेल में बात भी किया है, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट क्या होता है, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूअसली जो है इंप्रूव करना, सुटेबिलिटी, एडिक्वेसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ क्यूमस का क्या है। उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, कंसिडर करता है रिजल्ट ऑफ एनालिसिस, इवोल्यूशन, आउटपुट ऑफ मैनेजमेंट रिव्यू, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। मतलब मैनेजमेंट रिव्यू का आउटपुट क्या है, जो आपने आपके क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं कि नहीं ईयर बाय ईयर या फाइनेंशियल ईयर में। और दूसरा जो है क्यूमस का इफेक्टिवनेस क्या है, जो हमारा जो हमारे केपीआईज हैं उनका क्या ट्रेंड चल रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। कुछ हमने इम्प्रूवमेंट किए हैं प्रोसेस में, प्रोडक्ट में, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाते हैं कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट में। कुछ रिपेयर में हमने इम्प्रूवमेंट किया, कुछ रिवर्क में किया हमने, कुछ करेक्टिव एक्शन लिया और उसको हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट किया, सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। आज के सेशन में साथियों इतना। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।